Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है और अफीम की लत किसी को भी तबाह कर देती है। और ऐसी लत भारत सहित पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। इस्राइल और फलस्तीन के बीच आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां अब तक करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। हम आज आपको उस तस्वीर के बारे में बताएंगे, उस इतिहास के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से आज महायुद्ध की आहट महसूस की जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। क्या है महायुद्ध के आहट की वजह? क्यों हो रहा इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध? धर्म के नाम पर क्यों बट रही इंसानियत? 35 एकड़ जमीन के लिए क्यों भिड़ गए देश? आज हमारी धरती महायुद्ध की आहट महसूस कर रही है और इस आहट ने दुनिया में एक बार फिर इंसानों को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। हमारी ये धरती 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैली हुई है और आज कई देश महज 35 एकड़ के प्लॉट के लिए इंसानियत के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं, जो हमारी इस धरती का मात्र 0.0 से भी कम हिस्सा है। मगर ये छोटा सा प्लॉट दुनिया के सबसे विवादित जगहों में से एक है, क्योंकि इस जगह के लिए 3 बड़े धर्म अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। इस दावेदारी की वजह से कई बार युद्ध भी हुए, लगातार तनाव बना रहा। ये तनाव तब और भी बढ़ गया जब कथित तौर पर इजराइल के सैनिकों ने यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया और फिर 10 मई को इस दिन दुनिया के सबसे पुराने, सबसे पवित्र माने जाने वाले शहरों में से एक पर रॉकेट दागे गए। इसके जवाब में हुई हवाई बमबारी और इस घटनाक्रम के चलते सबकी जान अटकी हुई है, जिस पर दुनिया भर के नेता तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। ट्विटर पर दोनों गुटों के समर्थन में अलग अलग हैशटैग चल रहे हैं। क्या है मामला में हर हवाइया? क्या है टेंपल माउंट? क्या है हरम अल शरीफ? क्या कहता है इतिहास? मामला के जेरूसलम का है। वहां शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयताकार प्लेटफॉर्म है, जिसका क्षेत्रफल करीब 35 एकड़ माना जाता है। इस कंपाउंड को हिब्रू भाषा में यहूदी हर हवायत कहते हैं। इसे टेंपल माउंट भी कहा जाता है। इसी परिसर को मुस्लिम हरम अल शरीफ बुलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों? इनकी वजह है दोनों धर्मों की मान्यताएं। यहूदियों का दावा है किसी जगह पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी संजोई जिससे एडम यानी कि पहला पुरुष का सृजन हुआ, जिससे इंसानों की भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आई। यहूदियों के टेंपल माउंट से कई और भी मान्यताएं जुड़ी है, जिनमें से एक उनके पैगंबर अब्राहम से जुड़ी मान्यता है। अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इजाक। दावा किया जाता है कि एक दफा ईश्वर ने अब्राहम से उसके बेटे इजाक की बलि मांगी। यह बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। यहाँ अब्राहम इजाक को बलि चढ़ाने वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। अब्राहम ने देखा कि फरिश्ते के पास एक जानवर खड़ा है। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति और उनकी श्रद्धा पर मुहर लगाते हुए इजाक को बख्श दिया। उनकी जगह बलि देने के लिए जानवर को भेजा। यहूदियों का दावा है कि बलिदान की वो घटना इसी टेंपल माउंट पर हुई। इसीलिए इजराइल के राजा किंग
सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेम्पल, जिसे आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। फिर कब बना था सेकंड टेम्पल? क्या है होली ऑफ होलीज का सच? क्या है वेस्टर्न वॉल का इतिहास? क्यों वेस्टर्न वॉल पर होती है प्रार्थना? तकरीबन 5 सदी के बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते थे होली ऑफ होलीज, यानी कि पवित्र से भी बहुत पवित्र। ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को पांव रखने की इजाजत नहीं थी। केवल श्रेष्ठ पुजारी सेकंड टेम्पल के अंदरूनी हिस्से में जा सकते थे। दावा किया जाता है कि यह सेकंड टेम्पल करीब 600 साल तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन्स ने इसे तोड़ दिया। इस मंदिर की एक दीवार यानी कि वेस्टर्न वॉल आज भी मौजूद है। वेस्टर्न वॉल उस प्राचीन सेकंड टेम्पल के बाहरी अहाते का हिस्सा मानी जाती है। यहूदी अपनी ये मान्यताएं तो जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मंदिर का भीतरी हिस्सा यानी वो होली ऑफ होलीज टेम्पल माउंट के किस हिस्से में स्थित था, क्योंकि प्राचीन समय में आम यहूदियों को वहां जाने की छूट नहीं थी। सो कई धार्मिक यहूदी आज भी ऊपरी अहाते में पांव नहीं रखते। वो वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते हैं। तो समझे आप कि क्यों ये 35 एकड़ जमीन इतनी कीमती है, जिसकी वजह से कई युद्ध हुए और आज भी महायुद्ध के हालात हैं। और खैर, ये तो हुई यहूदी मान्यता। अब बात करते हैं इस मामले के दूसरे पक्ष यानी कि मुसलमानों की। उनका क्या दावा है? क्यों आखिरकार पूरी दुनिया के इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। हरम अल शरीफ पर किसका कंट्रोल? क्या है ईसाइयों का इस जमीन से कनेक्शन? क्रूसेड्स दौर में क्या हुआ था? क्यों हुई थी ईसाइयों और मुस्लिमों में जंग? मुस्लिम मान्यता है कि सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद साहब ने जेरूसलम में पहली बार जहां पांव रखा, उसी जगह पर अल-अक्सा मस्जिद है। और जिस जगह से उठकर वो उस रात जन्नत चढ़े, वहीं पर है डोम ऑफ रॉक। और ये दोनों इमारतें जेरूसलम में उसी 35 एकड़ वाले आयताकार कंपाउंड के भीतर मानी जाती है, जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। यही वजह है कि अक्सर इस जगह के लिए खास तौर पर झगड़े देखने को मिलते हैं। इतिहास में एक दौर हुआ क्रूसेड्स का। क्रूसेड यानी होली वॉर, ऐसे युद्ध जो धर्म के आधार पर लड़े गए। ये क्रूसेड्स हुए ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच। दावा किया जाता है कि जब इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ तो इस्लामिक साम्राज्य ने ईसाइयों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली कई जगहों को जीत लिया। जेरूसलम भी इसमें से एक था। ये बात चर्च को असहनीय थी, इसीलिए कि जेरूसलम उन्हें बहुत अजीज था। ईसाई धर्म में जेरूसलम की क्या वैल्यू थी? ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया। यहीं उन्हें सूली चढ़ाया गया और यहीं पर वो दोबारा जी उठे। ईसाई ये भी मानते हैं कि एक रोज ईसा वापस दुनिया में लौटेंगे और उनके इस सेकंड कमिंग में जेरूसलम का अहम किरदार होगा। अब इन सारी मान्यताओं की क्रोनोलॉजी देखिए। सबसे प्राचीन मान्यता है यहूदियों की। सबसे प्राचीन इसीलिए कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों यहूदी धर्म के बाद आए। यहूदियों पर हमला किया रोमन्स ने। उन्होंने जेरूसलम पर कंट्रोल किया और फिर आए मुसलमान।
उन्होंने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लेकर यहां धार्मिक इमारतें बनवाई। यहूदियों की दावेदारी का क्या है आधार? कब हुआ इजराइल का गठन? इजराइल के गठन का क्यों हुआ विरोध? इजराइल के लिए क्यों हुई थी हिंसा? मामला यहां नहीं रुका, बल्कि आगे चलकर ईसाइयों और मुस्लिमों में धर्म युद्ध शुरू हुआ। इसमें पहला युद्ध जेरूसलम के लिए लड़ा गया। इस फर्स्ट क्रूसेड के तहत जुलाई 199 में ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया, लेकिन यह जीत ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही। 1187 में मुस्लिमों ने जेरूसलम को वापस हासिल कर लिया। उन्होंने हरम अल शरीफ का प्रबंधन देखने के लिए वक्फ यानी कि इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया। पूरे कंपाउंड का कंट्रोल इसी ट्रस्ट के हाथ में था। यहाँ गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सदियों तक ऐसे ही व्यवस्था बनी रही। फिर आया 1948 का साल। इस बरस इजराइल का गठन हुआ, उसी जमीन पर जहां फिलिस्तीनियों का देश था। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के अपने अपने दावे थे। फिलिस्तीन का कहना था कि हमारे देश में दूसरा देश कैसे बनेगा। उनकी मांग थी कि कहीं और यहूदी देश बनाया जाए, लेकिन यहूदी इसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि वो कहीं और क्यों जाएंगे, ये जमीन तो उनके पुरखों की है। उन्हें सदियों तक उस जमीन से बेदखल रखा गया। अब उन्हें अपनी जमीन वापस चाहिए। इस दावे पर इजराइल का आधार है एक धर्म ग्रंथ जिसका नाम है हिब्रू बाइबल। इस बाइबल का पहला हिस्सा कहलाता है बुक ऑफ जेनेसिस। इसके एक हिस्से का नाम है कवेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, यानी कि ईश्वर और अब्राहम के बीच हुआ करार। कैसा करार? यहूदियों के मुताबिक उनके पूर्वज अब्राहम पहले मेसोपोटामिया में रहा करते थे। ईश्वर के आदेश पर वो अपना घरबार छोड़कर नई जगह पहुंचे। ये जगह पश्चिमी एशिया में थी। इसे तब कहते थे लैंड ऑफ कैनन। किसने दी थी देश बनाने की जुबान? किसने बनाया था यहूदी देश? क्या था संयुक्त राष्ट्र का फैसला? क्या है पार्टीशन रेजोल्यूशन? यहूदी मान्यताओं के अनुसार इस जगह के लिए खुद ईश्वर ने अब्राहम को अपनी जुबान दी थी। कहा था अब्राहम की संतान यहीं पर एक नया देश बसाएगी। अब्राहम के बेटे इजाक और उन्हीं इजाक के बेटे का नाम था जैकब। इन्हीं जैकब का एक नाम था इजराइल। जैकब और इजराइल के 12 बेटे हुए। वो कहलाए 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, जिन्होंने आगे चलकर यहूदी देश बनाया। वो देश जिसका प्राचीन नाम था लैंड ऑफ इजराइल, यानी कि इजराइल और उनके वंशजों की जमीन। मॉडर्न इजराइल की दावेदारी भी इसी प्राचीन मान्यता पर आधारित है। तो वहीं इजराइल जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, क्योंकि उसकी पवित्रम जगहें, उसका टेंपल माउंट यही है। मगर जेरूसलम और टेंपल माउंट पर अधिकार मिलना इतना आसान नहीं था। यहूदियों की ही तरह दुनिया भर के मुसलमानों की आस्था जुड़ी थी। मुसलमान पहले ही इजराइल के गठन का विरोध कर रहे थे। ऐसे में जेरूसलम और टेंपल माउंट का कंट्रोल अगर इजराइल को मिल जाता तो भयंकर खून खराबा होता, तो साथ ही ये मुस्लिमों के प्रति पक्षपात होता। सवाल उठता है कि एक समुदाय की धार्मिक मान्यता को दूसरे समुदाय की आस्था से ऊपर कैसे रखा गया। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दुनिया के बड़े देशों ने एक मसौदा बनाया। इसे कहते हैं पार्टीशन रेजोल्यूशन। इसमें प्रस्ताव दिया गया कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों का, दूसरा फिलिस्तीनियों का, और जेरूसलम पर इंटरनेशनल कंट्रोल की बात कही गई। और इस कंट्रोल का पहरेदार यूएन ने खुद को बनाया।
स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जेरूसलम पर अब यूएन का कंट्रोल था। अब ऐसे में विवाद क्यों हुआ? दरअसल इजराइल मसौदे पर राजी था, मगर अरब मुल्कों ने इसे खारिज कर दिया। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष का एक अध्याय था 1967 का 6 डे वॉर। इस युद्ध में इजराइल जीत गया और इसके साथ ही टेम्पल माउंट के कंट्रोल में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। क्या हुआ था 1967 युद्ध का हाल? किसने किया था टेम्पल माउंट पर कब्जा? कब्जे के बाद कैसे बदल गया समझौता? टेम्पल माउंट में कैसे मिली प्रवेश की इजाजत? टेम्पल माउंट उर्फ हरम अल शरीफ परिसर का प्रबंधन वक्फ बोर्ड के हाथ में था। 1948 में इजराइल के गठन के बाद भी उनका कंट्रोल बना रहा। यहां गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1967 के युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीनी कंट्रोल के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस अधिकृत हिस्से में टेम्पल माउंट भी था। इजराइल ने इस इलाके को जीत तो लिया, लेकिन उसने पवित्र परिसर के कंट्रोल में बदलाव नहीं किया। लेकिन बाद में यह टेम्पल माउंट के प्रबंधन का अधिकार जॉर्डन को दे दिया गया। वो इसका कस्टोडियन बना गया। इस समझौते में एक बड़ा बदलाव हुआ कि अब यहूदियों को इस परिसर में प्रवेश की अनुमति मिल गई, लेकिन केवल पर्यटक के तौर पर। वो कंपाउंड में आ तो सकते थे, लेकिन यहां पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या यह समझौता चल पाया? नहीं, यह समझौता नहीं चल पाया। दोनों तरफ के कट्टरपंथी इससे नाखुश थे। कट्टरपंथी मुस्लिम इस परिसर में गैर मुस्लिमों के घुसने तक से नाराज थे। वहीं कट्टरपंथी यहूदी कहते थे कि उनको टेम्पल माउंट में प्रार्थना का अधिकार मिले। इसी कट्टरपंथ का एक नतीजा सामने आया 1982 में। एक बरस एलन गुडमैन नाम का एक इजरायली सैनिक पवित्र परिसर के डोम ऑफ द रॉक में घुस गया। उसने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में 2 लोग मारे गए। क्या हुआ? गोलीबारी का असर यहूदियों और मुस्लिमों में कैसे बढ़ा तनाव? मुस्लिम क्यों फेंकने लगे पत्थर? 2000 में क्या आया था नया मोड़? इस घटना के बाद यहूदियों और मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ा। होता ये कि जब यहूदी परिसर के पास वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना करते, तो कई बार परिसर के भीतर से मुस्लिम उन पर पत्थर फेंकते। इसके चलते यहूदियों ने टेम्पल माउंट पर अपना दावा मजबूत करने की जिद बढ़ती गई और इसी दावे का एक मशहूर एपिसोड साल 2000 में सामने आया। इस बरस इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरन खूब भारी भरकम सुरक्षा के बीच टेम्पल माउंट पहुंचे। मकसद था इजराइल का अधिकार स्थापित करना। इस प्रकरण के चलते खूब फसाद हुआ। जेरूसलम में खूब दंगा हुआ। आगे के बरसों में भी टेम्पल माउंट के इर्द गिर्द तनाव बना रहा। छिटपुट संघर्ष और जोर आजमाइश की वारदातें होती रही। इसमें बड़ा पॉइंट आया 2014 के आखिर में। हुआ ये कि यहूदी कट्टरपंथी ने उस धड़े का हिस्सा जो टेम्पल माउंट पर इजरायली कंट्रोल की मांग करता है, एक फिलिस्तीनी ने गोली मारकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। हत्या की कोशिश नाकाम रही, लेकिन वो फिलिस्तीनी इजराइल फोर्सेस के हाथों मारा गया। इस पर फिलिस्तीनी उबल पड़े। दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। तनाव के चलते इजराइल ने कुछ समय के लिए मुस्लिमों के टेम्पल माउंट में घुसने पर पाबंदी लगा दी। फिलिस्तीनी लीडरशिप ने इसे जंग का ऐलान माना। क्या हुआ? पाबंदी का असर। अब क्यों हो रहा जंग का आगाज? कहां तक फैली है ताजा हालात की जड़? इसके बाद से फिलिस्तीनी इस परिसर को लेकर डरे रहते हैं। उनको लगता है कि इजराइल इस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। यहूदी कट्टरपंथी इस आशंका को हवा देते रहते हैं।
अब ऐसे में पवित्र परिसर और जेरूसलम के इर्द गिर्द संघर्ष तेज हो गया। यह कहलाता है ईस्ट जेरूसलम। यह फिलिस्तीनी बसाहट का एरिया है। यहाँ एक इलाका शेख जराह जो करीब 2 सदी पुराना है। तब जब फिलिस्तीन पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हुआ करता था, उसी समय से कुछ यहूदी संगठन फिलिस्तीनी में जमीन खरीदने लगे। इसी कड़ी में 1876 के साल 2 यहूदी ट्रस्ट ने कुछ अरब जमींदारों से शेख जराह में जमीन खरीदी। 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ और फिर युद्ध छिड़ा, इसमें जॉर्डन ने ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस दौर में जॉर्डन ने यहाँ कई सारे मकान बनाए। ये मकान फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए थे जो इजराइल के गठन के बाद उसके इलाकों से भागकर ईस्ट जेरूसलम आए। फिर 1967 के युद्ध में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। 1982 में इलाके के फिलिस्तीनियों से घर खाली करने को कहा, जिस पर काफी विवाद हुआ। काफी हंगामे के बाद इस जमीन पर यहूदी सेटलर्स का मालिकाना हक मान लिया। बदले में उन्हें किराएदार की हैसियत से वहां रहने का अधिकार मिला। लेकिन क्या यह समझौता बरकरार नहीं रहा? आगे चलकर फिलिस्तीनियों ने कहा कि उनके साथ चालाकी हुई, इसीलिए वो ये समझौता नहीं मानेंगे। इसी विवाद से जुड़ा एक प्रकरण मौजूदा तनाव की जड़ है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। अब इस मामले की और गहराई में जाएं तो पता लगता है कि मामला शेख जराह में रह रहे 6 फिलिस्तीनी परिवारों से जुड़ा है। यहूदी सेटलर्स पुराने समझौते का हवाला देकर उनका घर खाली करवाना चाहते थे, मगर इन परिवारों ने कहा कि वो प्रॉपर्टी क्यों खाली करें जब जमीन पुश्तैनी तौर पर उनकी है। इस दावे के समर्थन में ये लोग ऑटोमन काल के कुछ जमीन दस्तावेज लेकर आए। देखिए रिपोर्ट। ऑटोमन काल के दस्तावेज से क्या हुआ खुलासा? क्यों पड़ी कोर्ट जाने की जरूरत? कोर्ट ने क्यों माना था यहूदियों का दावा? कहां से भड़की पहली चिंगारी? दस्तावेज दिखाने के बाद भी मामला नहीं सुलझा तो फिर कोर्ट जाना पड़ा। यहां यहूदियों ने कहा कि यह जमीन तो प्राचीन काल से यहूदियों की है, इस पर यहूदियों का सनातन अधिकार है। कोर्ट ने इस केस में यहूदी सेटलर्स के दावे को माना, फिलिस्तीनी परिवारों से घर खाली करने को कहा। बस यहीं से चिंगारी भड़क उठी। एक तरफ इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अपने दावेदारी को जोर देने के लिए लामबंद होने लगे। इस झगड़े का प्लॉट कई दशकों से तैयार हो रहा था। 1967 के युद्ध में जीत के बाद से ही इस इलाके में इजरायली सेटलर्स की संख्या बढ़ने लगी। इजरायली कहते थे कि ये इलाका एक प्राचीन यहूदी पुजारी के मकबरे के पास बसा था, यानी कि उनके लिए पवित्र है। इजरायलियों ने यहाँ रहने वाले फिलिस्तीनियों को अतिक्रमणकारी कहना शुरू किया। यहूदियों के पेश किए गए इस नैरेटिव के चलते ईस्ट जेरूसलम का इलाका दोनों पक्षों के आपसी तनाव का बड़ा केंद्र बन गया। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि यहूदी जेरूसलम शहर के पुराने हिस्सों पर कब्जा करने में लगे, इसीलिए अरबों को जबरन अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया कि उनकी नस्लीय सफाई की कोशिश की जा रही है। सुनवाई से पहले क्यों शुरू हुई हिंसा? 10 मई को क्यों शुरू हुआ विवाद? अल अक्सा मस्जिद में किसने किया हंगामा? क्यों निकलने लगी थी रैलियां? उन 6 परिवारों के एविक्शन को फिलिस्तीनियों ने अपने अस्तित्व और हक की लड़ाई मान लिया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की फाइनल सुनवाई होनी थी। इसके पहले दोनों पक्षों की सरगर्मियां बढ़ गई। यहूदी कट्टरपंथी अरब मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जेरूसलम के फिलिस्तीनी आबादी वाले इलाकों में रैलियां निकालने लगे। उन्होंने फिलिस्तीनी घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया। जवाब में फिलिस्तीनी पीछे नहीं रहे। पिछले करीब 1 हफ्ते से सैकड़ों फिलिस्तीनी हर रात शेख जराह में जमा होते, वहीं सड़क पर इफ्तार करते, नाचते गाते, नारे लगाते। इस दौरान इजरायली फोर्सेस से साथ भी उनकी झड़पें होती रही। इजरायली फोर्सेस ने कभी बल प्रयोग करके
प्रोटेस्टर्स को खदेड़ा तो कभी उन पर स्कंक वाटर की बौछार यानी कि लिक्विड पानी और बेकिंग पाउडर की बौछार। ये इतना बदबूदार होता है कि अगर चमड़ी पर पड़े तो कई दिनों तक बदबू नहीं जाती। अल अक्सा मस्जिद में किसने की घुसपैठ, कैसे शुरू हो गई मस्जिद में पत्थरबाजी, इजरायली पुलिस पर क्या लगे आरोप, क्यों बंद करनी पड़ी अल अक्सा मस्जिद। 10 मई को सुबह के तकरीबन 8 बजे की बात है। इजरायली फोर्स मस्जिद कंपाउंड में घुस गई। फिलिस्तीनी पत्थरबाजी कर रहे थे और इजरायली फोर्स उन पर स्टन ग्रेनेड्स और रबर बुलेट्स दाग रही थी। संघर्ष की शुरुआत को लेकर दोनों पक्षों के अपने दावे हैं। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि इजरायली पुलिस ने मस्जिद के भीतर स्टन ग्रेनेड्स और रबर बुलेट्स दागी, आंसू गैस छोड़ी। वहीं इजरायली पुलिस का इल्जाम है कि वो मस्जिद के पास वाली सड़क पर थे जब मस्जिद के भीतर से उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। उनका दावा है कि इसके बाद वो कंपाउंड में दाखिल हुए। फिलिस्तीन के मुताबिक इस हिंसा में उनके 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायली पुलिस का दावा है कि हिंसा में उसके 9 अधिकारी घायल हुए और इस झड़प के बाद बवाल मच गया। इजरायली फोर्सेस की मस्जिद में एंट्री और वहां की गई कार्रवाई को फिलिस्तीनी लीडरशिप ने एक बड़ा अपराध माना। वहीं इजरायली फोर्सेस ने अल अक्सा को खाली करवाकर उसके दरवाजे बंद करवा दिए। फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद के सभी चाबियां अपने कंट्रोल में ले ली। हिंसा पर क्या कर रहे बाकी देश? हमास ने कैसे बढ़ाई हिंसा? अचानक किसने दागे हजारों रॉकेट? कैसे चली गई 50 से ज्यादा की जान? अमेरिका और यूरोप समेत कई देशों ने सभी पक्षों से शांति बनाने की अपील की, लेकिन शांति आई नहीं। बल्कि इस बीच फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास ने इजराइल को चेतावनी दे डाली, जिसमें कहा गया 10 मई की शाम 6 बजे तक इजरायली फोर्सेस टेंपल माउंट और शेख जरह इलाके को खाली कर दे, वरना वो इजराइल पर हमला करेगा। 11 मई की सुबह तक इजराइल कम से कम 130 एयर स्ट्राइक कर चुका था। इजरायली हमले में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया जाने की खबर है। इसमें 9 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर है। इस संघर्ष ने फिलिस्तीन और इजराइल के आपसी तनाव को बढ़ा दिया। तनाव इजराइल से दूर बाकी देशों में दिख रहा है। इंटरनेट पर लोग बंट चुके हैं। कोई इजराइल के सपोर्ट में हैशटैग चला रहा है, कोई फिलिस्तीन की तरफ से अपील कर रहा है। दुनिया के कई इस्लामिक देश इजराइल को सबक सिखाने की चेतावनी दे चुके हैं, तो वहीं अमेरिका ने शांति की अपील की और भारत ने हिंसा को गलत करार दिया। etc. And I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that closing down sooner than later, but Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. But दुनिया पहले से कोविड-19 से जूझ रही है। अब ऐसे में ये हिंसा मानवता के लिए खतरा पैदा कर रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इस बार क्या फिर से समझौता होता है तो वो कब तक टिक पाएगा। लेकिन इस हिंसा पर यूएन की चुप्पी भी लोगों को चुभने लगी है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने पूरी रिपोर्ट देखी और समझा कि किस तरीके से आखिरकार वहां का जो विवाद है एक लंबे वक्त से जारी है
और ये विवाद कब इसका अंत होगा इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो लोगों को भुगतना पड़ रहा है और वहां के अलावा जो बाकी पूरी दुनिया पर जो एक टेंशन का माहौल है, डर का माहौल है, खतरे का माहौल है, उसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। साथ में हमारे साथ प्रफुल्ल जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। हमारे सहयोगी रशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बख्शी साहब, रुख मैं आपका करना चाहूंगा। 2-3 देश हैं जो आपस में इस तरह की स्थिति कर रहे हैं, पूरी दुनिया पर टेंशन का माहौल है, लेकिन इन सबको सिविलियंस को भुगतना पड़ रहा है, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, जब भी होती है जी तो फौज एक दूसरे का सामना करती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। जिनीवा कन्वेंशंस इस पे चैलेंज ही नहीं करते कि अगर आर्मी लड़ाई कर रही हैं, पर ह्यूमैनिटेरियन लॉज कहते हैं कि आप सिविलियंस का हलाक मत करिए। सिविलियंस क्यों पे असर पड़ता है, क्या कारण है? हर एक फौज को हिदायत दी जाती है और तरीके सिखाए जाते हैं कि अटैक में और डिफेंस में किस तरीके से आप सिविलियन रिहायशी इलाकों को अवॉइड करके सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पे अटैक करिए। कौन सा वेपन करेक्ट होता है, कहां कौन सा वेपन गलत होता है, कौन से बैंड वेपन्स हैं, कौन से बैंड वेपन्स नहीं हैं, ये सारा का सारा ये ट्रेनिंग फौज को दी जाती है। ये ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके सिविलियंस हलाक होने लगते हैं। अब सिविलियंस हलाक क्यों होते हैं? सिविलियन हलाक तब होते हैं जब आपके टारगेट एरिया पे सिविलियंस भी साथ में बैठे हैं। तो जो मैं अगर अटैक करने जा रहा हूं, जैसे मैंने 1971 में अटैक करने गया कई बार, अगर टारगेट के बगल में सिविलियन बैठा है, सिविलियन मरेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। पर अगर मैंने अटैक उस टारगेट पे नहीं किया और सिविलियंस पे किया तो मैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ का हनन कर रहा हूं। पर अगर मैंने टारगेट पे अटैक किया तब फिर उनके ऊपर जवाबदारी होती है जिन्होंने सिविलियंस को वहां रखा। क्यों सिविलियंस को उधर रखा, यह प्रॉब्लम खड़ी होती है। जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन लॉ साइन किए हैं, जिनेवा कन्वेंशन साइन किए हैं, वो तो ट्रेनिंग लेते हैं, पर जैसे कि नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट और अंडरग्राउंड एलिमेंट, ये सारे के सारे इनको कुछ पता नहीं और ये परवाह नहीं करते। और ये तो चाहते हैं जितना सिविलियन हलाक हो उतना बात बढ़ेगी दुनिया में, मीडिया में, सारी पब्लिक, सारी वर्ल्ड पब्लिक इनके खिलाफ होगी। वो तो ये मैनिपुलेट करते हैं कि किस तरीके से और सिविलियन मर जाएं। लेकिन बख्शी साहब, क्या आज ये जवाबदेही तय हो रही है? क्या लोग पूछ रहे हैं ये जवाबदेही तय हो पा रही है जनता की? ये जवाबदेही शुरू से चल रही है, पर कौन इसको फॉलो अप करेगा, ये सारी। और दूसरा एक और आपको बता दूं, इस सारे गेम के बीच में एक लॉबी होती है, आर्मामेंट लॉबी। जी, आर्मामेंट लॉबी जो होती है, अगर आपने देखा है, ये अरब इजराइल वॉर तो 1948 से स्टार्ट हुई है, 48, 67, 73, और ये जो यौम किपुर की वो वॉर थी 73, ये बड़ी निर्णायक वॉर थी। 67 में 7 अरब नेशंस इजराइल से लड़ रहे थे, उनकी हार हुई। क्वेश्चन ये है, कौन पूछेगा? जब आप खुद हनन कर रहे हैं तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, आईसीजे है, सारे के सारे बने हुए हैं, पर अगर कोई कंट्री वायलेट करने की बात करता है उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होती। आप उस पर जवाबदेही तो करें, उसको ब्लैक लिस्ट करें, सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी बात जाती है, पर कोई परवाह नहीं करता। इसीलिए आप देख रहे हैं, चाहे टेररिस्ट अटैक हमारे पर हो रहे हैं हिंदुस्तान में, चाहे बर्मा में, म्यांमार में एलटीटी के हुए, मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं, हर जगह पे इसका फायदा उठाया जाता है। अब लड़ाई हो रही है, धर्म युद्ध है, ये रिलीजन के ऊपर है। सारी की सारी जो लड़ाइयां होती हैं वो जर और जमीन पे होती है, और सबसे बड़ी फोर्स होती है धर्म को सपोर्ट करने वाली फोर्स। तभी आपकी क्रूसेड्स जो थी वो चलती जा रही थी। क्रूसेड्स लड़ाई क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में थी। जहां क्रिश्चियनिटी नहीं है वो इस्लाम और बुद्धिस्ट के बीच में है। जहां इस्लाम नहीं है वो क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट के बीच में है। क्वेश्चन ये है, इनको जर और जमीन पे काबू करना है। ये सारा का सारा अधिकार जो पैलेस्टीन, इजराइल, ज्यूज को सेटल किया गया है, इनकी जर और जमीन के ऊपर सेटल किया गया है। प्रॉब्लम यहां से खड़ी होती है, ये हम भूल जाने की कोशिश करते हैं।
और इसी कोशिश को आप देखिए, कश्मीर का प्रॉब्लम ले लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन ले लीजिए, सारी की सारी प्रॉब्लम यही है। रिलीजन और जर और जमीन को का मिश्रण कर दीजिए और ये आपके पास में निकलेगा। ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। अभी जो मौजूदा स्थिति हम देख पा रहे हैं, दो हिस्सों में पूरी दुनिया बढ़ती नजर आ रही है। एक हिस्सा ऐसा है जो इजराइल के समर्थन में है, एक हिस्सा ऐसा है जो इजराइल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बेताब है। वो देखना चाहता है कि इजराइल तबाह हो, उसने जो किया है उसका उसको जवाब मिले। इस तरह की तस्वीरें लोग देखना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? क्या बदलाव आपने महसूस किए और क्या अभी शांति की ओर दोनों देश वो जाते नजर आ रहे हैं? देखिए, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाती है और इसमें जो है 3 धर्मों का मामला है। इसमें क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम और जूस का, ये तीनों कम्युनिटी हैं। जबकि ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो टर्किश थे एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, उस वक्त ये इनके कब्जे में था। उसके बाद अयूबी आए और उसके बाद फिर तीसरी बात रोमन आ गए। रोमन के बाद जब ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश क्या हुआ था कि माइग्रेंट लाए थे, ये जर्मनी के जो जूस थे और इंग्लैंड में जो परेशान किए गए थे उस वक्त के, तब इनको उठा के इन्होंने इस साइड में डाला था फिलिस्तीन में। लेकिन क्या हुआ कि 1947 में एक समझौते के तहत कहा गया ये कि इनको जो है 55% इजराइल को दी जाए लैंड और फिलिस्तीन को 45%। क्या है कि ये लोग तैयार नहीं थे। मुस्लिम थोड़ा डिले सोचते हैं और उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आके हमारे अमेरिका ने इनको क्या किया, 1980 में इनको जो है पूरा कंट्री घोषित करने की बात की। इसको पूरी दुनिया ने नहीं माना क्योंकि इनके साथ अरब देश नहीं थे। अब आप देखिए ना कि इस वक्त क्या हालात हैं। ठीक है अमीन साहब, मैं ताजा हालातों का रुख करूंगा कि किस तरह की स्थिति वहां की है, कैसे उसको सुधारने की कोशिश की जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे और ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा का सिलसिला जारी है। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब, 2 दिन हो गए बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ओए तू ओही नीम हकीम है ना जिसने पिछले हफ्ते सरदूल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ सकती है। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अमीन साहब, एक बार फिर से रुख में आप ही का करना चाहूंगा, क्या दुनिया पे अभी इसका कोई तनाव देखने को मिल रहा है
और क्या दुनिया के बाकी देशों को तनाव महसूस करना चाहिए? देखिए, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि 55% इसराइल को दिया गया था उस समझौते में और फिलिस्तीन को दिया गया था 45% जी। और उस वक्त ये इनकी जो कैपिटल थी इसराइल की तय की गई थी तेल अवीव और फिलिस्तीन को ने मांगा था जेरूसलम। तो जब ये दोनों बात थी, अगर ये उस वक्त मान जाते ये लोग तो ये 2 स्टेट हो जाते और आज ये झगड़े नहीं होते। लेकिन क्या हुआ कि बाद में फिर 1967 की बात कर रहा हूं मैं, जिस वक्त इसराइल ने कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि उसमें फिर समझौता हुआ और जॉर्डन को इन्होंने क्या किया कि अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग उस पवित्र लैंड में अंदर जाना नहीं चाहते यहूदी। वो कहते हैं कि उनके एक प्रॉफिट आएंगे तब वो उसके अंदर जाएंगे। इसीलिए वो जो वॉल है, सेकंड टेम्पल जिसको बोलते हैं वॉल, उस वॉल के बाहर ये लोग प्रेयर करते हैं और वहां पर अपनी दुआएं मांगते हैं और उसके अपने प्रॉफिट के आने का इंतजार कर रहे हैं वो लोग वहां पे। और यही वजह है कि अब जो दूसरा गुट है इनका, ये इजराइल का, वो कट्टरपंथी, उस कट्टरपंथी ने, याद होगा आपको कि जिसमें कि एरन शेरोन साहब ने 1000 आदमी ले जाके फौज के साथ में और एंट्री की थी मस्जिद अल-अक्सा में। और उसके नीचे बाद में इन्होंने 2017 में फिर क्या किया कि उन्होंने टनल के नीचे अपनी कैबिनेट की मीटिंग की और वो लोग चाह रहे थे इसमें करें। लेकिन क्या है कि ये इन्होंने 50 साल की एनिवर्सरी मनाई और यही वजह थी जिसकी वजह से वहाँ ये फिर वार का हिसाब किताब बन गया। लेकिन अब देखिए ना कि क्या है कि 2021 में फिर यही बात आई और कि ये यहूदी फिर उसको टेम्पल बनाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने लॉबिंग शुरू की पूरे वर्ल्ड में, एक जगह नहीं, इन्होंने कई जगह कोशिश भी की है इजरायलियों ने कि ये, जैसे आपको देखिए यूएई वालों को सपोर्ट में लिया है, कोशिश की है इन्होंने सऊदी अरब को लेने के लिए। तो ये कुछ अपना प्लेटफॉर्म बनाते चले आ रहे हैं कि जिसमें ये आपके ये हमारे फिलिस्तीनी जो हैं ये कुछ कमजोर पड़ जाएं तो ये इसको गिराकर उसमें अपना थर्ड टेम्पल बना लें। चलिए ठीक है, बख्शी साहब भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अमीन साहब, मैं फिर से रुक करूंगा आपका, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट हम ले लेते हैं। रशेल, क्या ताजा अपडेट है इसको लेकर? बख्शी साहब ने जैसी बात बोली अभी, उसी को लास्ट प्रोस्पेक्ट में आपको बताना चाहूँ। जी। अगर उसकी पॉलिटिक्स की और जियो पॉलिटिक्स की बात करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैलेस्टाइन एक बहुत ही, अब क्या कह सकते हैं, लास्ट प्रोस्पेक्ट में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कंट्री और इजराइल भी कॉन्फ्लिक्ट कंट्री आ गया जी। सेकेंड चीज यह है कि अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो वेस्ट बैंक का जो काफी बड़ा हिस्सा है जी, वो पीएलओ फतेह के अंडर में है जी। और आपका जो गाजा स्ट्रिप है, वो गाजा स्ट्रिप पूरा का पूरा हमास का अंडर में है जी। 2018 में चुनाव होना था उधर, लेकिन फतेह ने वो चुनाव को डिले करा। रीजन ये था कि फतेह के साथ ये भी बोला जाता है कि फतेह का कहीं ना कहीं सपोर्ट अमेरिका भी करता है और मोस्ट करप्टेड पार्टी भी बोली गई है। तो हमास का ये हमला करना इजराइल के तौर पे, तो कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहा है वेस्ट बैंक और जेरूसलम की तरफ से कि जेरूसलम में भी वो अपना पॉलिटिकल आधार खोजे। जी मोहित। जी बिल्कुल, बख्शी साहब मैं रुख आपका करना चाहूंगा, आप कुछ ऐड भी करना चाहते हैं? साथ में एक बात मैं भी ये भी समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि इजराइल के पास जो मिसाइलों से लड़ने की उनके पास क्षमता है, तकनीक उनके पास है, उनके पास आयरन डोम नाम की एक तकनीक है जिससे वो मिसाइलों को पहले ही गिरा देते हैं। लेकिन हाल ही में हमने तस्वीरें देखी, कुछ मिसाइलें इजराइल में अंदर दाखिल हुई, नुकसान भी उन्होंने पहुंचाया। अब ऐसे में हमास के लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नई तकनीक की जो इजाद की है जिससे इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि जो रेवोल्यूशन इन मिलिट्री वॉरफेयर में ये जो रडार जब आया तो उससे बड़ा चेंजेस लाए। रडार से कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो पकड़ा जाता है और उसके ऊपर आप अटैक कर सकते हैं। पर अगर जो टारगेट जो है, जो अंदर आ रहा है, रॉकेट बहुत तेजी से आ रहा है या मिसाइल बहुत तेजी से आ रही है, तो उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। हालांकि आयरन डोम जो उन्होंने बनाया है, शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को वो काफी अच्छी तरह 60 से 70% इंटरसेप्ट कर सकते हैं, पर 30% 20% निकल जाते हैं। और सेम इज द केस विद मिसाइल्स और एंटी मिसाइल डिफेंस। तो अभी अमेरिका ने भी नहीं पूरा किया, चाइना ने भी नहीं पूरा किया। तो ये जो है, अगर आप 10 मिसाइल दागेंगे तो उसमें से 7 निकलेंगी, सिर्फ 3 या 4 इंटरसेप्ट होंगी। तो आप ये भी मान के चलिए कि ये कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। पर सारी की सारी चीज ये हो रही है
पहले इन्होंने पैलेस्टीनियंस ने क्रूड रॉकेट्स दागने शुरू करिए, जो कि जो एम्यूनिशन बच गया था इजरायलीज का, उसका व्हाइट फॉस्फोरस निकाल के वो उसका लगा रहे थे। बाद में उन्होंने कात्युषा और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल शुरू किए, जिसकी रेंज ज्यादा है। अब वो तेल अवीव तक अटैक कर रहे हैं, और सारा का सारा जैसे जाफा, लॉर्ड, अशोड, अशलोन, सिडोक, सारे के सारे ये टाउन्स अटैक हो रहे हैं रॉकेट से। इजरायली वापस अटैक कर रहे हैं, पर जब फिर बात स्टोरी वहीं आती है, जब अटैक होता है तो सिविलियंस हलाक होते हैं। तो चाहे आप आयरन डोम तो सिर्फ डिफेंस का है, आयरन डोम ऑफेंसिव और भी विस्तार से समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा। ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से बख्शी साहब रुख आपका करना चाहूंगा। एक इस बार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊंची इमारतों को जो खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है, इसके की पीछे की आप क्या वजह मानते हैं? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उन चीजों को देख करके अटैक किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, ऊंची इमारतें अपनी जगह पे हैं। अगर उस पर अटैक कर रहे हैं और इजराइल की इंटेलिजेंस है कि 18वें मंजिल के ऊपर हमास के लोग बैठे हुए हैं और उनका हेडक्वार्टर है, तो वो अटैक करेंगे उसके ऊपर 18वीं मंजिल पे। 35 मंजिल की अगर बिल्डिंग है, 18वीं मंजिल पे अटैक हो रहा है, तो 17वीं, 16वीं, 15वीं सब पे असर पड़ेगा, कोलैटरल डैमेज होगा। और अगर रॉकेट्स तगड़े हैं तो सारी बिल्डिंग ढह जाएगी। इसीलिए जब ह्यूमैनिटेरियन लॉज बने हैं तो डिफेंडर्स के लिए और अटैकर्स के लिए, दोनों के लिए लॉ बने हैं। ये लॉ कोई नहीं पढ़ना चाहता, इसको सब स्किप करते हैं। अगर वहां पे हमास बिल्डिंग्स में क्यों बैठे हैं? वो बाहर रिहायशी इलाके से बाहर जाके थे, अपना हेडक्वार्टर बनाया, वहां से लड़े। सारे के सारे शहरों में बैठे हैं, तभी शहरों में अटैक हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से देखा जाए बख्शी साहब, जैसे कि ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश होती है।
बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो ह्यूमन शील्ड बनाते हैं कि हम बैठे हुए हैं यहां पे तो कोई हम पे हमला नहीं करेगा, ये सारा का सारा गेम, ये बड़ा पुराना गेम है और इसकी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई कंट्री तो है नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इनको सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं ले जा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को बोलेंगे, कहेंगे ये ग्रुप तो हमारे अंडर ही नहीं है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बात खत्म हो जाएगी। आप जो मर्जी कर लीजिए, आप इनसे नहीं जीत सकते। तो ये वही करेंगे जो चाहते हैं। आए कश्मीर में भी ऐसा ही हो रहा है, उधर भी ऐसा ही हो रहा है, हर जगह एक इसे ही तरीका है। ये मोडस ऑपरेंडी बड़ा पुराना है, इसीलिए अब देखिए, मैं जब अटैक करता था, हम लोग अटैक करते हैं, आपका 1000 पाउंडर बॉम्ब है, अरे बॉम्ब आपने डायरेक्ट हिट भी टारगेट पे लगाया है तो 7वीं बिल्डिंग लेफ्ट में और 7वीं बिल्डिंग राइट में, वहां पे भी असर पड़ेगा, वहां पे भी बिल्डिंग टूटेगी, छज्जे टूटेंगे, लोग मरेंगे। तो ये सारा का सारा गेम इसीलिए होता है कि एरियल वेपन्स बड़े घातक होते हैं और इसीलिए एरियल वेपन का जब इस्तेमाल हो रहा है तब फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको मैं बता दूं, थोड़ा मैं पॉइंट से इधर लेफ्ट जा रहा हूं, जब आप भारतीय एयर चीफ को कहा कि अब छत्तीसगढ़ में अटैक करिए, अटैक हेलीकॉप्टर से, उसने मना कर दिया गवर्नमेंट को 2012-11 में, कहा कि हम नहीं कर सकते क्योंकि कोलैटरल डैमेज इतना ज्यादा होगा। ये जो है ये कमांडर पर डिपेंड करता है। तो आप पर ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये नहीं कहता कि अगर दुश्मन रिहायशी इलाके में बैठा है तो दुश्मन को छोड़ दीजिए, ये भी नहीं कहता। बिल्कुल। तो क्वेश्चन यही है। तो इस प्रॉब्लम को लेकर हमारे बेचारे जो पैलेस्टीनियन हैं वो हलाक हो रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, पर ये लड़ाई का ये तरीका जो है, ये इस तरीके का फायदा सब लोग उठा रहे हैं। ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि हमास के द्वारा जो पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की गई, इतनी भारी संख्या में रॉकेट दागे गए, क्या उतनी ही ताकत उसमें थी? क्या वो अब कमजोर हो चुका है या आगे भी इस तरह की जो हरकत वो आगे कर सकता है? देखिए, इसके पीछे आपने देखा होगा और सुना भी होगा और समाचारों में भी आ रहा है इस बात का कि इसके पीछे, हमास के पीछे कुछ कंट्रीज हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वरना उनको वेपन कहां से आएंगे, उनके रॉकेट लॉन्चर कहां से आएंगे, ये जो चीजें हैं। और जो भी कह रहे थे हमारे बख्शी साहब ये कह रहे थे ना, ये लोग जाके क्या है ना कि वहां पे बैठते हैं जहाँ पे सिविलियंस होते हैं और सिविलियन वहां पे नहाक मारे जाते हैं। ये जो लड़ाई है इसमें क्या है मिडिल ईस्ट में कि अब इन लोगों ने जैसे ये हमारे इजरायली हैं, इजराइलियों ने क्या किया है कि अरब वर्ल्ड को भी कोशिश की अपने फेवर में लेने के लिए। इनकी जो एम्बेसी अभी यूएई में खुल रही है, दुबई में, आप देखिए इनको परमिशन मिली है। और अभी से देखिए, लेकिन क्या है, अब क्या हो रहा है कि हमारे जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन का जो रुझान पहले था, उसके बाद अब ये जब डोनाल्ड ट्रंप चेंज हुए हैं, उसके बाद जब बात आई है तो यूएस ने क्या किया है कि अभी फौरन ही बाइडेन साहब ने क्या किया है कि फौरन ही अपने मैसेंजर्स भेजे हैं और उन लोगों से कहा है कि निगोशिएट करिए और रिक्वेस्ट करिए और ये बात जीवन तक लाई जाएगी और जल्दी से जल्दी इसको शांति वार्ता में बदला जाएगा, इनकी स्टॉप की जाएगी वार, इस तरह वार चलने नहीं दी जाएगी। ये अपना यूएस का भी मिशन है इस टाइम। नहीं, बहुत और भी कई जो देश हैं वो लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, भारत भी अपनी बात कह चुका है, लेकिन बख्शी साहब क्या लग रहा है कि इजराइल भी अभी शांत बैठेगा या फिर और अभी इसको लेकर अपना और जो जवाब है, अपना जो गुस्सा है वो और दिखाएगा? इजराइल ने अपना मेजर ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया है जी, और बड़ी मुश्किल है इस समय उसको अमेरिका का मॉरल सपोर्ट मिल रहा है और कई कंट्रीज का मॉरल सपोर्ट मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया और जैसे अमीन साहब ने भी अभी उसी बात को दोहराया कि ये जो डिफेंस लॉबी है, आर्मामेंट इंडस्ट्रियल लॉबी है, ये लिप सर्विस देती है। जब इराक वॉर हुई थी 91 में, अमेरिका ने $2.2 बिलियन कमाए थे प्रॉफिट जस्ट बाय सेलिंग देयर आर्मामेंट। सीरिया में कमा रहे हैं। अभी जो टर्की घुस रहा है बीच में, टर्की अपना फायदा देखेगा सारे के सारे। और जैसे हम बात कर रहे हैं टर्की और रशिया के बीच में, अब आर्मीनिया और अज़रबैजान में भी लड़ाई शुरू हो रही है, उधर भी स्थिति खराब हो रही है। तो ये सारा का सारा जो है, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आर्मामेंट लॉबी करती है क्योंकि यहाँ पे अरबों का मामला होता है। आपके पास आ रहा हूं, आप क्या शांति देख पा रहे हैं? आप उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी वहां पर शांति स्थापित हो? बख्शी साहब मेरे से जी सर, आखिरी कमेंट आपका। आप शांति स्थापित हो सकती है क्योंकि
कई देश हैं जिनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। मैं वहां पे ट्रेनिंग करवा चुका हूं, इजिप्ट में, सूडान में, सारी जगह मैं वहां पे बताता हूं। भारत की जो मान्यता है इस समय बहुत अत्यधिक है जी। अगर भारत यहां पे मेडिएट करता है, अरब और इजरायली दोनों सुनने को तैयार होंगे भारत की बात। चाहे लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन होगा जरूर, पर दोनों सुनेंगे। मेरे ख्याल से इसमें भारत को बढ़त करनी चाहिए। हमारी फॉरेन MEA को इस बात का आभास करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इस समय इस बात का जरूर थोड़ा इसमें मदद करने की भारत कोशिश के करें। रिएक्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से भारत को स्टैंड लेना चाहिए था, या तो इजराइल का या फिर फलस्तीनों का, एक बार अपनी बात खुलकर कहनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। लेकिन मोहम्मद अमीन साहब, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, और आपको क्या लग रहा है, क्या शांति नजर आ रही है और क्या शांति हो पाएगी? देखिए, बात अभी बख्शी साहब जो कह रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन आप देखिए विश्व महामारी की वजह से हमारे यहाँ कितनी बुरी हालत है। इस कोरोना की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले भी जब फ्री थे थोड़ा बहुत, तो उन्होंने सारी मेडिसिन वगैरह बाहर को भेजी थी, फॉरेन कंट्रीज को भी, जिसका भी उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है कि वो उन्होंने क्यों पड़ोसी देशों को। नहीं अमीन साहब, वो भी जरूरी काम है, लेकिन जरूरी ये भी हो जाता है ना, जब आपके खुद के देश में आप देखो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। अरे आप हिंदुस्तानी हो, आपको क्या मतलब है किसी दूसरे की लड़ाई में? नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी मान्यता है, इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर की भी थी और इनकी भी है। क्या है कि पहले वो फिलिस्तीन बहुत ज्यादा मानते थे, और जब अटल जी आए तो उसका रुख थोड़ा इजराइल की तरफ भी बड़ा दोस्ताना, और उसी का नतीजा हुआ कि ये दोनों जगह गए। सबसे पहले गए फिलिस्तीन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज के नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद गए ये उसमें इजराइल में। तो देखिए, दोनों ही मान लेंगे, कोई बड़े बड़े कंट्री नहीं है। और हमारा जो देश है वो विश्व गुरु की स्थिति में पहुंच रहा है। जब विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसको बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। यकीनन सोशल मीडिया कहे या कुछ न कहे, लेकिन हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है। जब हम दोनों देशों को जानते हैं, शांति देख रहे हैं सर आप दोनों से, तो हमें उसमें जाना पड़ेगा कि जल्दी शांति और होगी, इस मामले को हल कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और इस अहम मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए। तो लगातार जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, उन तमाम चीजों को हमने चर्चा करने की कोशिश की। हमारे साथ बख्शी साहब थे, मोहम्मद अमीन साहब थे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ थे। तमाम जो स्थिति वहां पर फिलहाल देखने को मिल रही है, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है, आज दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन तमाम चीजों को लेकर हमने चर्चा करने की कोशिश की। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. But